हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टॉपिक को कवर किया है, जिसमें कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के टॉपिक को और अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। तो बच्चे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन क्या होती हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी समझा है कि ये एक तरह के फंडामेंटल रूल्स होते हैं, फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं, जिनको हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त फॉलो करना होता है। और ये अजम्पशंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं। ये अगर हम यूज़ नहीं करते तो इसका वैलिड रीज़न शो करते हुए हमें फुट नोट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फुट नोट में इन्हें जो है वो रीज़न बताते हुए शो करना होता है। तो अदरवाइज़ ये सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं और इनको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी होता है। तो बेटा जो फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बेटा इस कंसेप्ट के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग रन तक ये बिजनेस चलेगा। हमारी कोई भी ऐसी अटेंशन नहीं है कि हम नियर फ्यूचर में इसे क्लोज करें। तो बेटा इस अजम्पशन का इफेक्ट ये होता है कि हम जो भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो इस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम लोन लेते हैं 4-5 साल के लिए, हम एडवांस में पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर्स को, हम जो हमारे एक्सपेंसेस अभी पे हमने नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हमारी ट्रीटमेंट है। तो ऐसे काफ़ी सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम इस अजम्पशन के बेस पे करते हैं। तो इम्प्लीकेशन जो इस अजम्पशन की है वो फर्स्ट है कि हम एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ को इसी अजम्पशन के बेस पे करंट और नॉन करंट में डिवाइड करते हैं। जो एसेट्स हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाती है उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और जो एसेट्स हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा समय में कैश में कन्वर्ट होती है उनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। और इसी तरह ही जो लाइबिलिटीज़ हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही पे करनी होती हैं उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ हमें एक से ज़्यादा पीरियड के बाद पे करनी होती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद पे करनी होती हैं, उनको हम जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो दूसरी बेटा इसकी एग्जांपल हो सकती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हमने एडवांस में कुछ खर्चे पे कर दिए हैं तो बेटा वो इसीलिए इसी अजम्पशन के बेस पे कर दिए हैं क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होना है, ना कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में। तो बेटा इस तरह इस अजम्पशन के बेस पे हमारी काफ़ी सारी अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बेस्ड हैं। तो बेटा जो सेकंड हमारे अजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो बेटा इस अजम्पशन के अंडर हमें हमारे लिए हमारे बिजनेस हाउस के हर एक बिजनेस हाउस के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं वो ईयर आफ्टर ईयर सेम यूज़ करें, बार बार उनको चेंज ना करें। तो इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में कंसिस्टेंसी रहती है, दूसरा इसकी वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेयरेबल हो सकती हैं, उनको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि हम अपने एनालिसिस कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करके। और दूसरा ये है कि ये इसकी वजह से अगर हम सेम पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस ईयर टू ईयर यूज़ करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझना और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। परफॉर्मेंस को जज करना, फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए बन जाती हैं। तो ये हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट अजम्पशन थी।
तो बेटा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशन है वो है अक्रूवल अजम्पशन। तो बच्चे हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेस और एक अक्रूवल बेस। कैश बेसिस के अंडर हम रिकॉर्ड बनाते समय, अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार करते समय सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, पर अक्रूवल अजम्पशन या बेसिस के अंडर हम ट्रांजैक्शन को उस समय रिकॉर्ड करते हैं जब हम उस ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, चाहे उस ट्रांजैक्शन की अभी सेटलमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो। इसका मतलब ये है कि चाहे हमने अभी कैश रिसीव किया है या नहीं किया है, चाहे पे किया है चाहे नहीं किया है, पर इसकी रिकॉर्डिंग उसी समय हो जाएगी जब हम वो ट्रांजैक्शन में एंटर करते, जब वो ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो शुरू होती है और उसका जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो बेटा इस तरह इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जब इस ट्रांजैक्शन में हम एंटर करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग उस समय भी होगी जब इसकी सेटलमेंट होती है। तो बेटा इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में उससे रिलेटेड वो सारी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि उस पीरियड से रिलेटेड हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम जो है अब उस पीरियड से रिलेटेड हर इनकम और हर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो एक्चुअली में वो एक्सपेंस हमने पे किया हो चाहे ना पे किया हो, और चाहे हमने वो इनकम रिसीव की हो और चाहे ना रिसीव की हो। तो बेटा इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि अगर हमने क्रेडिट सेल या परचेज़ की है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन करेंगे जिस दिन ये क्रेडिट सेल या परचेज़ हुई है, ना कि हम उस दिन भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी जब हमने एक्चुअल में वो कैश रिसीव किया है या पे किया है। तो बेटा यही अक्रूवल कंसेप्ट है। तो बेटा जो दूसरी इसकी एग्जांपल है कि हमने हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम उस अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, चाहे वो एक्चुअली में हमने पे किए हैं चाहे नहीं पे किए हैं। तो जो नहीं पे किए होते उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसी तरह बेटा इनकम जो उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है वो हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं, चाहे एक्चुअली में वो इनकम्स हमने रिसीव की हों चाहे ना रिसीव की हों। तो बेटा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू को उसी समय रिकॉर्ड करते हैं जबकि वो अकर हुआ है, ना कि उसकी सेटलमेंट तक हम वेट करते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये तीनों इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बेटा इस प्रिंसिपल के बेस पे हम ऑनर और बिजनेस दोनों को डिफरेंट मानते हैं। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे ही ऑनर द्वारा जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम लायबिलिटी मानते हैं बिजनेस की, और ऑनर को क्रेडिटर मानते हैं। और इसी तरह ऑनर जो बिजनेस की कोई भी गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवाता है तो उसको हम ड्राइंग मानते हैं, और उसको बाद में उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करके नेट लायबिलिटी जो है वो बिजनेस की ऑनर के लिए जो है वो शो की जाती है। तो बेटा ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, हमारा प्रिंसिपल है, इसके बेस पे ही हमारा टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो चलता है। हमारी अकाउंटिंग जो है इसी के इस पे बेस्ड है टोटली, इसीलिए इसको हम अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। तो बेटा इस तरह से इस प्रिंसिपल की वजह से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो सेटअप की जाती है हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक बिजनेस यूनिट की, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे वैलिड रीजनेबल अर्न करके वापस देने के लिए। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर पाएँ। तो अगर बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर पाते तो उनकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं बिजनेस में जहाँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स भी होते हैं बिजनेस में जिनको हम मनी फॉर्म में मेजर नहीं कर पाते पर उनका हमें बेनिफिट ज़रूर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत ही ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, लॉयल्टी से काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स मेहनती हैं और हमारे जो टोटल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी हम मनी की फॉर्म में कोई भी मेजरमेंट नहीं कर पाते पर उनका हमें बेनिफिट होता है। तो ये इसकी बिग लिमिटेशन है। बेटा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो बच्चे जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम इंटरेस्टेड होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को जानने में और इससे रिलेटेड काफ़ी हमारे बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे जो यूज़र्स होते हैं उनको भी हमारी परफॉर्मेंस जानने में इंटरेस्ट होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सारे यूज़र्स इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो अकाउंटिंग हमारा जो बिजनेस लाइफ होती है, क्योंकि हम उसको गोइंग कंसर्न अजम्पशन के तहत ये मानते हैं कि ये लंबे समय तक हमारा बिजनेस जो चलेगा, तो उस लाइफ को हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उस इंटरवल के लिए अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जान सके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके उस इंटरवल के बाद। तो बेटा ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं उनको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो हम हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने उस पीरियड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जिससे कि हमें अपने एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए उस बिज़नेस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके बारे में पता चलता है और उस पीरियड के एंड में बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता चलता है। तो बेटा इस अकाउंटिंग पीरियड की ज़रूरत हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी होती है और काफ़ी सारे हमारी जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बैंक से लोन लेना है तो बैंक भी हमारी परफॉर्मेंस को जानने में इंटरेस्टेड होगा, उसको हमारी पीरियोडिक परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट होगा, हमारे इन्वेस्टर्स को हमारी पीरियोडिक परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट होगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और गवर्नमेंट भी हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे हमारे टैक्स असेसमेंट के लिए उसको भी हमारी जो परफॉर्मेंस की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे ही हम रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इसके यूज़र्स को शो कर सकते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बेटा इस प्रिंसिपल के तहत हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो हमारी उनके बारे में फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो ताकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उस पीरियड के बारे में बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर को शो कर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा रखें। तो फुल डिस्क्लोजर जो है वो इस प्रिंसिपल के तहत जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होना चाहिए।
जो नेक्स्ट है वो है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। तो बेटा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे प्रिपेयर होनी चाहिए कि उसमें जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो शो हो, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो वो शो हो। तो इसकी रेलेवेंसी जो है वो डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस, और जो भी हमारी लेवल है, हमारा स्केल है बिजनेस का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो कि हमारे यूज़र्स के डिसीज़न को अफेक्ट करती हों, वो सारी ही हमारे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेट्स में शो होनी चाहिए। तो इनरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के तहत बेटा हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हमें अनुमानित हमारे लॉसेस होते हैं उनको हम, या एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, पर एक्सपेक्टेड इनकम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। इसको हम फ्रेज के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं, डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होने का डर है तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने उधार सेल की है और हमें अपने कुछ डेटर्स पे डाउट है, पता नहीं वो हमें जो है वो हमारा पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेते हैं। तो जिसको कि हम उस अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस शो करते हैं और इसको डेबिट करते हैं। पर अगर हमें ऐसी किसी इनकम के बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। तो बेटा ये जो प्रिंसिपल है ये सेफ्टी और केयर के लिए अप्लाई किया जाता है, पर अगर इसको हम इसका मिस यूज़ करें तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो यूज़फुलनेस है उसको कम करता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेटा जो नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के तहत हम अपनी एसेट्स को जिस भी अमाउंट पे परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसी पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। और फिर उस एसेट की जो लाइफ होती है उसमें उस कॉस्ट को डिवाइड करके हर साल उसकी जो कॉस्ट होती है, जो वैल्यू होती है, उसको डिक्रीज़ करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। तो बेटा ये जो हम उसकी कॉस्ट और वैल्यू को उसकी लाइफ में डिवाइड करते हैं और जो अमाउंट आता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो कि उस एसेट की वैल्यू को उसकी लाइफ में हर साल डिक्रीज़ करके शो करती है। तो बेटा इस तरह ये डेप्रिसिएशन जो होती है एक तरह लोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है उस एसेट की लाइफ पे, पूरे जितनी भी लाइफ होती है उसमें उसको डिवाइड करने से रिलेटेड होती है। तो बेटा इस प्रिंसिपल को हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त फॉलो करते हैं। बेटा जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम हर एक अकाउंटिंग पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे मैच करके रिकॉर्ड करते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम वो सारे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वजह से उस पीरियड में हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, चाहे वो एक्सपेंस हमने पे किए हैं और चाहे नहीं पे किए हैं, और चाहे वो इनकम हमें रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है, पर अगर हमने वो इनकम अर्न की है उस पीरियड में तो उसको हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है वो है ड्यूल एस्पेक्ट। बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारी हर एक जो अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों की रिकॉर्डिंग होती है। तो इसके तहत हम हर एक जो हमारी
ट्रांजैक्शन है, जब भी उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारा डेबिट अमाउंट होता है वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होता है। और इस प्रिंसिपल के तहत ही हमारी जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाइड होती है। तो हमारी जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनना। एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो जो हमारी टोटल एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डेबिट साइड को शो करती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स द्वारा जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, वो उसको प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जो हमारी ऑनर के अलावा जो हमारी आउटसाइड पार्टीज़ हैं उनके प्रति जो भी हमारी लायबिलिटी होती है उसको शो करती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों लायबिलिटीज़ का टोटल एसेट के इक्वल होता है। तो इस तरह जो कि क्रेडिट साइड को शो करता है। तो हमारी जो जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो सारी इसी पे बेस्ड होती है और इसके बेस पे ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार होती हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो बच्चे ये हमने अक्रूअल अजम्पशन में भी इसके बारे में समझा है, ये वही सेम ही है जिसमें कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम उस रेवेन्यू को अर्न कर लेते हैं, जब हम उस ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं उसी समय हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि जब वो हमारी ट्रांजैक्शंस असल में सेटल होती है। तो बेटा फॉर एग्जांपल कि हमने 1 जनवरी को क्रेडिट सेल की है तो हम उसी समय भी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे 1 जनवरी को। और अगर वो उधार सेल की जो अमाउंट है वो हमें 2 मंथ बाद मिली है तो जब हमें वो पेमेंट मिलेगी उस समय भी हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, पर रेवेन्यू की रिकॉग्नाइजेशन हम 1 जनवरी को ही कर देंगे, जिसमें कि हम इसकी रिकॉर्डिंग इस तरह करेंगे कि जिस पर्सन से को भी हमने उधार सेल की है उसको हम डेबिट करेंगे और जिस हम अपनी सेल को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करने का मतलब है कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया जब हमने उस ट्रांजैक्शन में एंटर हुए, तो चाहे उसकी सेटलमेंट 2 मंथ बाद ही क्यों ना हुई हो। तो उस समय भी हम जब हमें वो हमारी कैश जो हमारा उधार हमने सेल की उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलेगी उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग उस समय हमारी कैश रिसीव की होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और पर्सन जिसको वो डेटर जिसको हमने डेबिट किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सेटलमेंट तो उसकी 2 मंथ बाद होगी, पर रेवेन्यू की रिकॉग्निशन हम जब ट्रांजैक्शन में एंटर किए 1 जनवरी को उसी समय जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। बेटा इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त हम ऑब्जेक्टिविटी से जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो ऑब्जेक्टिव किस तरह होगी, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे विद सोर्स डॉक्यूमेंट विद एविडेंस के साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जो हमारे एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं जिसके आधार पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैश मेमो या फिर बिल, इनवॉइस, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बेटा इस तरह आज के वीडियो सेशन में हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जिनको अजम्पशंस भी बोलते हैं और अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको समझना। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।